अब आपको बताते हैं इस वक्त की बड़ी खबर जो कि राजधानी लखनऊ से आ रही है। मौसम विभाग का रेड अलर्ट यहां पर जारी किया गया है। पश्चिमी यूपी के 12 जिलों के लिए रेड अलर्ट घोषित किया गया है। मध्य और पूर्वी यूपी के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिमी यूपी में बारिश की संभावना भी जताई गई है। कल से 13 तारीख तक हल्की बारिश के आसार जताए गए हैं। पश्चिमी यूपी में ठंड बढ़ने का अनुमान है। तो आप ये समझ लीजिए कि आने वाले कुछ और दिन आपको ठंड से यूं ही परेशान होना होगा। कई जगहों पर रेड अलर्ट जारी किया गया है, कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो वहीं कोहरे का प्रकोप भी यूं ही बना रहेगा और कई जिलों में बारिश का अनुमान भी मौसम विभाग की तरफ से जताया गया है। तो कोहरे की मार से न सिर्फ इंसान परेशान है बल्कि मवेशी भी दुखी है, बल्कि कोहरे की मार का असर अब यातायात पर पड़ता हुआ साफ देखा जाता है। जब ट्रेनें लेट चल रही हैं, कहीं पर रद्द करनी पड़ी हैं, रेल यातायात प्रभावित, हवाई यातायात प्रभावित है। और अब वहीं दूसरी तरफ मौसम विभाग का अलर्ट लोगों की परेशानी और बढ़ाता है। आगे बढ़ने बात कर रहे हैं जोशीमठ की, जहां पर भूधसाव से अब और समस्या जो बढ़ती जा रही है, उसमें सुप्रीम कोर्ट जल्द सुनवाई की मांग उनसे की गई है और 16 जनवरी को अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं इस मामले पर। जोशीमठ में भूधसाव में सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की जो मांग की गई, उस पर अब 16 जनवरी को तारीख मिल चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देश में कई लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं जहां पर आप जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही ये भी कहा कि सरकार वहां काम कर रही है। बता दें आपको, ज्योतिर्मठ में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने दाखिल की है याचिका, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने तारीख दे दी है। अब 16 तारीख को इस मामले पर होनी है सुनवाई। सुशील पांडे और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। सुशील पांडे, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा है? तारीख का ऐलान तो कर दिया गया है। आज देखिए कंचन, जोशीमठ में जो भूस्खलन हो रहा है, उस भूस्खलन को लेकर, उसकी जांच को लेकर याचिका दाखिल की गई थी। न केवल जांच के लिए कंचन, बल्कि वहां पर रह रहे लोगों के पुनर्वास और उनको आर्थिक मदद मुहैया कराने की मांग की गई थी। ये भी बताया गया था कि वहां पर जो तमाम मठ हैं शंकराचार्यों के, वहां पर भी दरारें देखी गई हैं, जिसको लेकर फिलहाल मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मामले की सुनवाई के दौरान ये कहा गया कि बहुत और भी देश में लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं जो इस पूरे मामले को डील कर सकती हैं, आप वहां पर भी जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हमारे संज्ञान में है कि सरकार वहां पर काम कर रही है। बावजूद इसके सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को सुनवाई के लिए 16 जनवरी के लिए लिस्ट किया है। 16 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की परीक्षण करेगा। सुप्रीम कोर्ट ये देखेगा कि वहां पर जिस तरह भूस्खलन हुआ है, ऐसे में केंद्र सरकार की तरफ से, न केवल केंद्र सरकार बल्कि उत्तराखंड सरकार और एनडीआरएफ की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए गए हैं। सरकारें ऑन रिकॉर्ड अब सुप्रीम कोर्ट में जब 16 जनवरी को इस पूरे मामले पर सुनवाई की जाएगी, तो ये बताएगी कि राज्य सरकार वहां पर किस तरह लोगों को सहायता प्रदान कर रही है, वहां पर रह रहे लोगों के लिए शेल्टर की क्या व्यवस्था की गई है, खाने की क्या व्यवस्था की गई है, बच्चों के रहने के लिए क्या व्यवस्था की गई है। ये तमाम जानकारी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में उत्तराखंड सरकार ऑन रिकॉर्ड 16 तारीख को देगी। लेकिन ये बड़ी खबर इस पूरे मामले में अब कंचन ये है कि 16 जनवरी को देश की सबसे बड़ी अदालत अब जोशीमठ मामले का परीक्षण करेगी और ये देखेगी कि राज्य सरकार के द्वारा और केंद्र सरकार के द्वारा वहां पर रह रहे लोगों के लिए क्या कुछ कदम उठाए गए हैं। जी सुशील पांडे, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। आगे बढ़ रहे हैं, आजमगढ़ से खबर आ रही है जहां पर ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है। एक बार फिर से पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है आजमगढ़ में और 25,000 का इनामी बदमाश जो है वो घायल हुआ है। घायल हुआ बदमाश, जिसका नाम सूरज उर्फ डंपी, इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके से अवैध तमंचा चोरी की एक बाइक बरामद हुई है। सूरज पर लूट की कई वारदातों के आरोप हैं और अब इसकी गिरफ्तारी की गई है। अलीगढ़ में गरीबों के लिए राशन की कालाबाजारी का पर्दाफाश हो चुका है। अब इसी पर आपको बता रहे हैं कि जिला प्रशासन ने चावल के गोदामों पर जब छापेमारी की तो 2 गोदामों से करीब 400 बोरे चावल बरामद किए गए हैं। साथ ही 3 से 4 गाड़ियां जब्त करके सीलिंग की कार्रवाई को आगे बढ़ाया गया है। छापे की सूचना मिलते ही गोदामों से राशन माफिया और लेबर फरार हो गए। अपर जिलाधिकारी के नेतृत्व में मुखबिर की सूचना के आधार पर ही छापेमारी की गई।
राशन माफिया गजेंद्र के गोदाम से 150 बोरे राशन के चावल बरामद हुए हैं, जबकि ऊपरकोट कोतवाली इलाके के कमेला रोड पर राशन माफिया सरफराज के गोदाम से करीब 250 राशन के चावल से भरे हुए बोरे बरामद कर लिए गए। तो कुल मिलाकर 2 गोदामों में जो छापेमारी हुई है उसमें 400 बोरे चावल बरामद हुआ। ये धनीपुर मंडी के पीछे है और ओम प्रकाश ठेकेदार का कोई ये कंपाउंड है, उसमें गजेंद्र उर्फ पप्पू जो पहले से खाद्यान्न माफिया घोषित है, इनके द्वारा ये सूचना ऐसी मिली है कि यहाँ पे जो है खाद्यान्न की जो चावल है इसकी खरीद फरोख्त की जाती है। ये 200 से 250 के करीब जो है कट्टे हैं, 2 गाड़ियाँ हैं इसमें भरे हुए हैं। अभी तक कोई भी व्यक्ति नहीं यहाँ पर प्रेजेंट हुआ है और जो आपके सामने मौजूद है ये खाद्यान्न है। यूपी में बिजली की दरें बढ़ना अब संभव है, इस पर आपको जानकारी दे देते हैं। नियामक आयोग को भेजा गया है बढ़ोतरी का प्रस्ताव। मई में नई दरों का ऐलान संभव है, ऐसी खबरें आ रही हैं जानकर। और 30 सालों से नहीं बढ़ी है बिजली की दरें और इसके बाद ये फैसला लिया जा रहा है। बिजली कंपनियों ने दाखिल किया टैरिफ। तो अब देखिए 3 साल से जो बिजली नहीं बढ़ी है, बिजली के दाम वही हैं, अब उनमें बढ़ोतरी होने जा रही है। यूपी में बिजली की दरें बढ़ना संभव बताया जा रहा है, क्योंकि मई में 3 सालों से जो बिजली नहीं बढ़ी है उसमें नई दरों का ऐलान किया जा सकता है। आगामी मई में नई दरों का ऐलान संभव बताया जा रहा है। तो यूपी वासियों की जेब पर अब बिजली का बोझ, बिजली के बिल को चुकाने का जो बोझ है अब वो ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि 3 साल से बिजली के दामों में बढ़ोतरी नहीं की गई है। उल्टे पीछे दाम घटाए ही गए थे बिजली के, लेकिन अब जो संभावना जताई जा रही है उसके मुताबिक आगामी मई महीने में नई दरें जिनका ऐलान हो सकता है। तो बिजली का झटका, महंगाई की मार, औसत दर कुल मिलाकर जो है 15.85% ये बढ़ाने का सुझाव दिया गया है। तो घरेलू दरों में 18 से 23% की बिजली की बढ़ोतरी की जा सकती है, जिसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ने जा रहा है, जिसका ऐलान मई में हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, आपको खबर देते हैं बांदा से आ रही है, जहां पर जेल में बंद पूर्व माफिया विधायक माफिया मुख्तार अंसारी की आज गाजीपुर एमपीएमएलए कोर्ट में पेशी होनी थी, लेकिन कोहरा और ठंड की वजह से मुख्तार अंसारी को आज बांदा पुलिस नहीं ले पाई है। जेल अधिकारियों की माने तो मुख्तार अंसारी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हो सकती है या फिर तारीख भी आगे बढ़ाई जा सकती है। बहुचर्चित उसरी चट्टी कांड में मुख्तार अंसारी मुख्य गवाह है और गवाही के लिए आज कोर्ट में पेश होना था। ब्रजेश सिंह पर मुख्तार अंसारी के काफिले पर हमले करने का आरोप है। आज अगर मुख्तार की पेशी होती तो दोनों जानी दुश्मन आमने सामने बैठे होते। तो उसी चट्टी कांड में आज मुख्तार की गाजीपुर कोर्ट में पेशी होने के आसार अब कम नजर आते हैं। गाजीपुर में किस तरह की हलचल मची हुई है बताए हैं मेरे सहयोगी मनीष मिश्रा, बता रहे हैं। जेल में बंद मुख्तार अंसारी अभी तक वहां से रवाना नहीं हुए हैं। ऐसे में कोर्ट में मुख्तार के पेश होने की उम्मीद बेहद कम नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि मौसम की खराबी और स्वास्थ्य कारणों के चलते मुख्तार अंसारी अभी तक बांदा जेल से रवाना नहीं हुआ है और मुख्तार अंसारी को एमपीएमएलए कोर्ट ने उसरी चट्टी कांड मामले में गवाही देने के लिए आज तलब किया था और मुख्तार यहां पर अभी तक नहीं पहुंचे हैं। ऐसे में उम्मीद है कि मुख्तार अंसारी आज भी कोर्ट में पेश नहीं होंगे। मनीष मिश्रा, न्यूज़ 18 गाजीपुर। और ये आगे बढ़ते बताते हैं आपको कि यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के साल 2023 के एग्जाम 16 फरवरी से शुरू होंगे, यानी कि 10th और 12th के एग्जाम जो हैं वो 16 फरवरी से स्टार्ट होने जा रहे हैं। एग्जाम की डेट शीट भी जारी कर दी गई है। हाई स्कूल की परीक्षाएं 3 मार्च और इंटरमीडिएट की जो परीक्षाएं हैं वो 4 मार्च तक चलने जा रही हैं। प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी ने इसकी जानकारी दी है। एग्जाम तो आपको यहाँ जानकारी दें कि 2 पालियों में होंगे और रोजाना
पहली पाली में एग्जाम 8:11 बजे तक होगा। 8 बजे से 11:15 तक का पहला एग्जाम, और दूसरे पाली में जो एग्जाम होगा वो दोपहर 2 बजे से शाम के 5:15 बजे तक चलेगा। बोर्ड परीक्षा में इस बार 58,67,398 स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड हैं, और इनमें आपको ये भी जानकारी दें कि हाई स्कूल के लिए 31,16,485 स्टूडेंट्स जो हैं उनके नाम रजिस्टर्ड हैं। फतेहपुर से खबर है, जहां पर सामूहिक धर्मांतरण मामले में एक्शन लिया गया है। रडार पर वर्ल्ड विजन इंडिया संस्था के संचालक से हुई पूछताछ। पुलिस ने जब्त किए कई दस्तावेज, संस्था के खिलाफ फंडिंग के सबूत। संस्था का स्टाफ जांच में सहयोग करे। फतेहपुर के सामूहिक धर्मांतरण मामले में पुलिस की एक कार्रवाई है, जिस पर पुलिस का बयान आपको बता रहे हैं। वर्ल्ड विजन इंडिया नाम संस्था के संचालक से पूछताछ की जा रही है। कई अहम दस्तावेज यहां से मिले हैं। संस्था के संचालक को अल्टीमेटम देते हुए कहा गया है कि 2 दिन पूरा स्टाफ ऑफिस में मौजूद रहे और जांच में पुलिस को सहयोग करे। पुलिस के मुताबिक वर्ल्ड विजन इंडिया नाम की संस्था मूल रूप से ईसाई धर्म के प्रचार का काम करती है, और धर्मांतरण केस में संस्था के खिलाफ फंडिंग के सबूत भी मिले हैं। इस मामले में अब तक 55 लोगों के खिलाफ धर्मांतरण का केस दर्ज किया गया था। पुलिस ने इस मामले में अब तक पादरी समेत 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अगली खबर गोरखपुर से, जहां के चौरी चौरा क्षेत्र में 2 साल बाद नहर पर पुलिया के निर्माण से किसानों में खुशी की लहर है। किसानों की माने तो 2 साल पहले पुलिया टूटने की वजह से उन्हें नहर पार करने में दिक्कत होती थी। नहर का पानी उनको नहीं मिल पाता था, जिससे उन्हें सिंचाई में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। अब पुलिया के निर्माण हो जाने से किसानों को सिंचाई के लिए नहर का पानी भी मिल रहा है, जिससे उनकी सिंचाई की पैदावार अच्छी हो रही है। नहर का पानी इसके पहले तो बहुत झाड़ झंगार फटे हुए थे, लेकिन अब की बार सफाई हुई है। अब प्रशासनिक कड़ाई की वजह से अब की बार लग रहा है नहर में पानी आ गया है। 2 साल पंपू सेट से सर होती थी नहर में, इस बार देर से आया है पानी। पुलिया टूट गई थी। बीजेपी ने शिक्षक स्नातक एमएलसी के प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है, जिसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि 3 मौजूदा एमएलसी को फिर से प्रत्याशी बनाया गया है। 5 नाम है, जिनमें पुराने 3 रिपीट नाम कर दिए गए हैं। बरेली मुरादाबाद खंड स्नातक क्षेत्र से जयपाल सिंह व्यस्त हैं। कानपुर उन्नाव स्नातक क्षेत्र से अरुण पाठक हैं। गोरखपुर फैजाबाद स्नातक खंड क्षेत्र से देवेंद्र प्रताप सिंह है। कानपुर उन्नाव शिक्षक क्षेत्र से वेणुरंजन भदौरिया और झांसी प्रयागराज शिक्षक स्नातक क्षेत्र से डॉक्टर बाबूलाल तिवारी विधान परिषद के चुनाव में प्रत्याशी होंगे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने एमएलसी की सभी सीटों पर बीजेपी की जीत का दावा किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं की मेहनत से एक बार फिर से एमएलसी चुनाव जीतेगी बीजेपी। उन्होंने एमएलसी चुनावों में विपक्ष का कोई मतलब ही नहीं रह जाता, ये कहा है। सुनिए क्या कुछ बोला है। सर, आज एमएलसी की भाजपा की सूची आ गई है, विपक्ष भी पूरी तैयारियों में जुटा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी राउंड द क्लॉक हर स्थिति में अपने कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के चुनाव के लिए तैयार रहती है, और हमारे सभी प्रत्याशी विधान परिषद में चुनाव जीतेंगे, चाहे स्नातक का मामला हो चाहे शिक्षक का हो। लेकिन विपक्ष पूरी तैयारियों में सर जुटा है। विपक्ष बुरी तरह से डिरेल्ड है, उसका कोई मतलब नहीं। आप देखेंगे कि लोग बुरी तरह से परास्त होंगे। बीजेपी में एमएलसी चुनाव को लेकर अब जीतने की जो रणनीति बनी है वो बेहद खास है। बीजेपी आज से एमएलसी चुनावों के लिए 3 चरणों में मतदान संपर्क अभियान चला रही है। बीजेपी का 39 जिलों में मतदाता संपर्क अभियान चलेगा। ये एक अलग रणनीति के तहत काम होगा। एमएलसी चुनावों के 20 वोटर पर बीजेपी के हर प्रमुख कार्यकर्ता की जिम्मेदारी तय होगी। बीजेपी ने 39 जिलों के मतदान केंद्र के प्रमुख, मतदान संपर्क योजना के जिला प्रमुख, सोशल मीडिया प्रमुख के नाम तय कर दिए हैं। इसके बाद पार्टी 21 से 23 जनवरी तक मतदाता सम्मेलन करेगी। भारतीय जनता पार्टी शिक्षक और एमएलसी स्नातक चुनावों को जीतने के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं रखना चाह रही। यही वो वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने इन चुनावों को जीतने के लिए एक विशेष रणनीति बनाई है। भारतीय जनता पार्टी संगठन आज से
पूरे 39 जिलों में जो स्नातक और शिक्षक क्षेत्र में आते हैं उन 39 जिलों में मतदाता संपर्क अभियान चलाएगी। वहीं 21 जनवरी से मतदाता सम्मेलन आयोजित कर रही है। वहीं जिला संचालन समिति और मतदाता संचालन समिति का भी भारतीय जनता पार्टी गठन करने जा रही है। तो ऐसे में एक बात साफ है कि आज से ही भारतीय जनता पार्टी ने एमएलसी चुनाव को जीतने की रणनीति पर काम तेज कर दिया है और आज ही से मतदाता संपर्क अभियान भी भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दिए हैं। इस बीच आपको यह भी बताएं कि आरएसएस ने लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में अपना अभियान तेज कर दिया है। आरएसएस के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले आज से यूपी के 7 दिनों के दौरे पर रहेंगे। आज होसबोले पूर्वी क्षेत्र के संघ पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। कल काशी क्षेत्र के पदाधिकारियों के साथ बैठक होगी। 13 जनवरी को गोरक्ष क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक होगी। 14 जनवरी को भी लखनऊ में अवध क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक का कार्यक्रम। 15 जनवरी को गोमती नगर में होंगे, मकर संक्रांति कार्यक्रम में शामिल होंगे और 16 जनवरी को प्रबुद्ध जनों के साथ संवाद में शिरकत करेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले आरएसएस ने यूपी में अपने अभियान तेज कर दिए हैं। आरएसएस ने आज से ही इन अभियानों के लिए कमर कस ली है और आरएसएस के सर कार्यवाह होसबोले दत्तात्रेय आज लखनऊ में हैं। वो पूर्वी क्षेत्र की आज बैठक करेंगे। इसके अलावा वो 7 दिनों तक लगातार उत्तर प्रदेश में प्रवास करके अलग अलग क्षेत्रों की बैठकों में शामिल होंगे, जहां होसबोले पूर्वी उत्तर प्रदेश के समीकरणों को साधेंगे। वहीं आरएसएस के चीफ मोहन भागवत पश्चिम यूपी में फरवरी में दौरे करेंगे। यानी कि आरएसएस ने पूरब से लगाकर पश्चिम और अवध क्षेत्र के सियासी समीकरणों की था लेनी शुरू कर दी है। खबर मथुरा से है, जहां पर कोहरे का कहर देखा जा रहा है। 8 से 10 गाड़ियां आपस में टकरा गई हैं। दिल्ली आगरा हाईवे पर यह हादसा हुआ है। फरा थाना के रेपुरा जाट के पास हादसा हुआ। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं और ये कोहरे की मार का असर है। एक बड़ा नुकसान कोहरे की वजह से 8 से 10 गाड़ियां आपस में टकरा गई हैं। कितना नुकसान हुआ और इस पर जानकारी हमारे सहयोगी देंगे। फिलहाल तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। यातायात कितनी देर तक ठप रहा और इस समय के ताज़ा हालात क्या हैं, ये फिलहाल तस्वीरें आपके सामने हम उसी हादसे की रख रहे हैं। 8 से 10 गाड़ियां हैं जो आपस में टकरा गई। आज कोहरा बहुत ज़्यादा रहा और मौसम विभाग की तरफ से आने वाले कुछ और दिन कोहरे की मार नहीं पड़ने वाली है, तो इसलिए सावधानी बरतें। लेकिन फिलहाल इस हादसे पर अपडेट ले लेते हैं नितिन गौतम से। नितिन गौतम, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। 8 से 10 गाड़ियां बताई जा रही हैं जो भिड़ गई हैं आपस में। क्या कोहरा ही वजह रहा है और इस समय क्या यातायात शुरू हो चुका है वहां से फिर से सुचारू रूप से? जी देखिए, हादसे की वजह कोहरा ही है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से लगातार कोहरे की मार यातायात पर देखी जा रही है, ये उसी का एक नजारा है। रात से ही कोहरे की जो घनी चादर है वो छाने लग जाती है और सुबह करीब 12 बजे तक ये धुंध जो है रहती है। इसी धुंध की वजह से विजिबिलिटी काफी कम होती है और जब वाहन एक दूसरे के पीछे चलते हैं तो अचानक ब्रेक लगने की वजह से ये हादसे होते हैं। आज भी ऐसा ही हुआ जब रेपुरा जाट क्षेत्र में थाना फरा क्षेत्र में यह हादसा हुआ, जिसमें कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम होने की वजह से जो हादसा हुआ है। गनीमत यह रही है कि इस हादसे में कोई भी गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ है। जी नितिन गौतम, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। अब आपको बताएं कि बलरामपुर में किराने की दुकान में भीषण आग लग गई और आग से दुकान और उसके ऊपर बना हुआ गोदाम धू धू कर जलता हुआ नजर आया। करीब 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। यहां पर फायर ब्रिगेड ने काफी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया है। हादसा नई बाजार इलाके का है और रात करीब 12 बजे का यह हादसा बताया जा रहा है। हादसे के पीछे शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है वजह। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, जल्द लौट रहे हैं। लाइनमैन को